इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आज हम लेंगे एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल और कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। सबसे पहले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8.5। ये सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। यानी एक 100 वाट बल्ब है, वो रेडिएशंस भेज रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो जो लाइट आ रही है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर रहे हैं। लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। और 3 मीटर के डिस्टेंस पर उसने कुछ रेडिएशंस भेजी होंगी, तो उसके लिए उसमें कितनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज़ 2.5%। और ये भी गिवन है कि जो 100 वाट बल्ब है वो फुल एफिशिएंसी में नहीं बल्कि सिर्फ 2.5% एफिशिएंसी में काम कर रहा है एंड इट इज़ अ पॉइंट सोर्स। और ये एक पॉइंट सोर्स है। तो सबसे पहला तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें और पावर की बात कर रहे हो, तो अगर हम इंटेंसिटी से इसे रिलेट करते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। तो पावर भी पूरी नहीं, कितना परसेंट, 2.5% ऑफ 100 वाट। तो हमें 100 वाट का 2.5% ही चाहिए। और एरिया कैसा हो, कैसा सोर्स बोला उसने, पॉइंट सोर्स बोला। तो अगर एक पॉइंट सोर्स होता है तो उससे रेडिएशंस सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में निकलती हैं और वो एक तरीके से रेडिएशंस का एक स्फेयर बना लेगा। और उस स्फेयर का रेडियस कितना होगा, 3 मीटर। तो अगर वो स्फेयर है जिसका रेडियस 3 मीटर है तो फिर एरिया हो जाएगा 4πr²। और r की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 मीटर। व्हेन यू प्लेस ऑल द वैल्यूज़, यानी 100 वाट का आप 2.5% निकाल लें और 4πr² निकाल लें तो आपका आंसर आएगा 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा इंटेंसिटी आ जाता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि इंटेंसिटी फॉर ईएम वेव के लिए अगर हम इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ERMS² इंटू सी। एप्सिलॉन नॉट ERMS² इंटू सी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। यानी हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे। ये टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। टोटल इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। लेकिन अगर आधी इंटेंसिटी की बात हम करें तो आधी इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी एंड रिमेनिंग इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रही होगी। तो हम यहाँ आप करना चाहें तो हाफ से मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ ही अगर इस इंटेंसिटी को आधा, ये तो फुल इंटेंसिटी है, इसको हाफ लोगे, ये भी जो हमें मिली है ये फुल इंटेंसिटी मिली है कि टोटल इंटेंसिटी कितनी थी रेडिएशन की, ये वो मिली है, उसका हाफ आपको इलेक्ट्रिक देगा। तो अगर यहाँ हाफ करोगे तो इस तरफ भी हाफ करना पड़ेगा, तो विच इज़ ऑफ नो सेंस, क्योंकि हाफ और हाफ अल्टीमेटली कैंसिल हो जाना है। तो हम इसे एज इट इज़ भी रख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ERMS² चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू योर इंटेंसिटी I बाय एप्सिलॉन नॉट C। अब इंटेंसिटी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.022 बाय एप्सिलॉन नॉट, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ 3 इंटू 10⁸. इन सभी को कैलकुलेट करके यू विल गेट एन आंसर ऑफ 8.2। लेकिन ये स्क्वायर था और हमें चाहिए अंडर रूट करके, यानी कि ERMS चाहिए सिर्फ हमें। ERMS का वैल्यू लगभग आ जाएगा 2.9। ये ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू है, वोल्ट मीटर इनवर्स। सो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी वो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है, ERMS की वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और हमें रिलेशनशिप पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ERMS का रिलेशन BRMS को अगर मैं कहूँ, मैग्नेटिक फील्ड रूट मीन स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ERMS बाय C। ये रिलेशनशिप एक्चुअली C इज इक्वल टू E बाय B होता है, चाहे वो E0 बाय B0 ले लो या ERMS बाय BRMS ले लो, तो दोनों ही मतलब सेम ही है। तो हमें C से डिवाइड ही करना था, सो हैज़ टू फाइंड दी BRMS। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आंसर आएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। बट अगर तो यहीं एनफ है कि अगर RMS वैल्यू ही मांगी है तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर आपसे वो अंडर रूट यानी पीक वैल्यू भी मांगते हैं तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द पीक वैल्यू। वैसे इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी टोटल स्ट्रेंथ चाहिए यानी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या क्या चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों कैलकुलेट करके दिखा दें, नो इशू। मैं रिलेशन लिख देती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप पीक वैल्यू की टर्म्स में देते तो फिर आपके पास आ जाता √2 इंटू ERMS। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को लिखते तो B0 आ जाता अंडर द √2 ऑफ BRMS। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन गिव द आंसर।
लेकिन इनका वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट। √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी पीक वैल्यू, उसमें हम कहते हैं मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होता है और मैग्नेटिक फील्ड का कम होता है। सो मैंने अब कैलकुलेशन के बाद जो आंसर्स आए वो मैंने लिख दिए। आप कंपेयर कर सकते हो कि E0 पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक की ज़्यादा है, मैग्नेटिक की कम है। वो हमें यहाँ से भी दिख रहा था, ये -8 पावर में जा रहा है, तो ये वेरी वेरी लो है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ERMS की वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8.1 फ्रॉम एक्सरसाइज। Figure 8.6 shows a capacitor made up of two circular plate each of radii 12 सेंटीमीटर, यानी दोनों का रेडियस हमें गिवन है और वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज़ योर 5 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन भी हमें गिवन है। द कैपेसिटर इज़ बीइंग चार्ज बाय द एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर। एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया है जो फिगर में नहीं दिखाया है। द चार्जिंग करंट इज़ कॉन्स्टेंट एंड इज़ इक्वल टू आई आपको दिया है। चार्जिंग करंट जो था वो कितना था 0.15 एम्पियर आपको यहाँ पे चार्जिंग करंट दे रखा है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो पहले पार्ट में कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का रिलेशनशिप तो हमें पता है ε0 A/d। ए के लिए रेडियस चाहिए वो भी हमें गिवन है, डिस्टेंस d है बिटवीन द प्लेट्स वो भी हमें गिवन है, और सर्कुलर प्लेट है तो रेडियस की हेल्प से हम एरिया जो निकालेंगे वो πr² निकालेंगे। तो अब कर देते हैं यहाँ प्लेस करते हैं सारी वैल्यूज़ को। एरिया को यहाँ मैं लिख देती हूँ, दैट इज़ πr² by d। तो आफ्टर प्लेसिंग रेडियस, आफ्टर प्लेसिंग द सेंटीमीटर है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट सेंटीमीटर इंटू 10⁻, यानी कि आप r को लिख देते हैं एक मैं वैल्यू प्लेस कर देती हूँ, इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। पाई को एज इट इज़ रख लो या 3.14 जो भी आपको मन करे पुट करें। 12 इंटू 10⁻⁻, ऑफ जो वैल्यू आ रही थी सेंटीमीटर -2, और उसका हम कर देते हैं स्क्वायर। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपको पुट करना पड़ेगा 5 इंटू 10⁻⁻। अब ये मिलीमीटर है कि दिस इज़ इन सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सो दैट इज़ योर 10⁻⁻2 अगेन। सो ये सब वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट एन आंसर ऑफ 80.1 इंटू 10⁻13 फेराड। एक्चुअली ये 10⁻12 फेराड आता है। इवन आई नोटिस नाउ बुक के अंदर जो दे रखा है वैल्यू शायद मिलीमीटर में है, तो आंसर यहाँ -12 आना चाहिए, बट इट्स ओके क्योंकि मैंने -2 ले लिया। वैल्यू हार्डली मैटर्स, हमें सिर्फ देखना है मेथड और प्रोसीजर क्या होता है। तो हमारा सिर्फ वो मैंने सेंटीमीटर में लेके चल रही हूँ, सो दैट्स वाई द आंसर इज़ -13 फेराड। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल चाहिए हमें। अब हमें मालूम होता है Q = CV है रिलेशनशिप, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dq/d of t = c, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, एंड दिस इज dv/dt। दे आर आस्किंग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, दैट मीन्स हमें ये dv/dt निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट dv/dt = dq/dt को हम करंट बोल सकते हैं, विच इज़ I/c। I given to you 0.15, so we'll put the value 0.15, and your capacitance value is also we have already calculated, तो ये 80.1 इंटू 10⁻⁻13 आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अगेन हमारा थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा आंसर, सो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻10। सो एवरी टाइम आई हैव टू चेक कि पावर कितनी आनी चाहिए, क्योंकि अब वो आंसर नहीं आ रहा है जो एक्चुअल में आना चाहिए था हमारी सेंटीमीटर चेंज होने की वजह से। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पूछता है, ऑब्टेन दी, क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस दी प्लेट्स। सो इसे आप कैलकुलेट ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली जो कंडक्शन करंट है उसके इक्वल ही होगी। हम कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट को इक्वल प्रूव कर चुके हैं। सो बी पार्ट के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं, बी पार्ट के लिए ID डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू दी कंडक्शन करंट, और वो आपको वैल्यू गिवन है 0.15 एम्पियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पूछ रहा है इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक्सप्लेन। अब इसमें वैसे तो किरचॉफ्स लॉ जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो जंक्शन रूल अप्लाई करने के लिए हम कंडक्शन करंट ही कंसीडर करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट करंट कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर स्टेटमेंट में हम ये कह दें कि एक्चुअली जो करंट है, टोटल करंट है,
वो क्या है, सम टोटल ऑफ आई कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का सम टोटल है, तो फिर आपका किरचॉफ्स लॉ वैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब कंटिन्यूटी थ्रू आउट द सर्किट है, यानी करंट हाफ पोर्शन में जहाँ तक वायर थी वहाँ तक आपको करंट कंडक्शन मिल रहा था, एंड रिमेनिंग बिटवीन द प्लेट्स आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रहा है। तो आप इसके अंदर यानी इस EMF वाले जहाँ पर आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया हो, बिटवीन द प्लेट्स आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट हो, वहाँ पर आप किरचॉफ्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, provided कि you just give a statement that the total current is sum total of current and the displacement current, conduction current and displacement current. Now let us see question number 8.2. A parallel plate capacitor figure दिया हुआ है, made of a circular plate each of radius 6 cm has a capacitance 100 picofarad. The capacitor is connected to the 230 volt AC supply with an angular frequency of 300 radian per second. यानी हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा दिया है, क्लियरली बोला है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, तो ओमेगा हमें मालूम है, कैपेसिटेंस वैल्यू 100 पिकोफेराड दे दिया है, रेडियस आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, एज वेल एज आपको EMF यानी VRMS दे रखा है, सोर्स वोल्टेज जो भी होती है उसको हम RMS में ही काउंट करते हैं, तो 230 वोल्ट हो गई वो हमारे पास, सब कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है। फर्स्ट पूछता है व्हाट इज़ दी RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट की आपसे RMS वैल्यू मांगी है, तो अगर ये कैपेसिटर कनेक्टेड है तो यानी कि कैपेसिटर के बीच में कौन सी रिएक्टेंस होता है, दैट इज़ योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो कहलाता है XC। तो हमें तो करंट चाहिए, IRMS चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू VRMS बाय X ऑफ C। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखती हूँ मैं, XC इज इक्वल टू 1/ωc, जो कि हम यहाँ पुट करेंगे एंड यू विल गेट VRMS इनटू दिस वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई ना करके मैं ओमेगा लिख देती हूँ, ओमेगा इंटू C। सो ये वैल्यू आ जाएगी, एंड देन आपको सिर्फ वैल्यूज़ प्लेस करनी है, कैपेसिटेंस भी गिवन है, VRMS भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 6.9 माइक्रो एम्पियर आपके पास आंसर आया था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि RMS वैल्यू में बतानी है कंडक्शन की करंट की, तो वो हमने बता दी है। अब उसके बाद पूछता है इज़ द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, येस, एवरी टाइम द कंडक्शन करंट विल हैव टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन ये देख भी लेते हैं, ये B पार्ट है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन था, तो एक बार देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन होता है d∅dt, लेकिन फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dEA/d ऑफ t। Now you can take A common, ε0A dE/d ऑफ t, वैल्यूज़ पुट करें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम चाहें पोटेंशियल की टर्म्स में लाना तो हम लिख सकते हैं उसे V/L। तो d/dt यहाँ मैं E को रिप्लेस कर रही हूँ, V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने एक्सप्लेन किया था वहीं से ये रिलेशनशिप आता है, तो ε0A/L कॉमन आ गया एंड यू आर लेफ्ट विद dV/d ऑफ t। लेकिन ε0A/L, L का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स से मतलब हो गया, तो यहाँ E की जगह मैं D भी लिख सकती थी, बट यहाँ कहीं और D की ज़रूरत हो रही थी नोटेशन की, तो L भी, लेट अस टेक L ओनली। तो कैपेसिटेंस हमारे पास होता है ε0A/d, या यहाँ इस केस में ε0A/L, और यहाँ हम उसको C पुट कर देते हैं, तो C dV/dt आपके पास वैल्यू आ जाती है। लेट अस कॉल दिस एन इक्वेशन नंबर 1। नाउ बात करते हैं हम कंडक्शन करंट के लिए, तो हमें पता है कैपेसिटर के अक्रॉस Q इज इक्वल टू CV होता है, आप उसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dQ/dt इज इक्वल टू C dV/dt, dQ/dt इज़ योर कंडक्शन करंट, तो अगेन आपके पास dV/dt किसके बराबर आ गया, I/C के बराबर आ गया, I/C के बराबर आ गया। ये भी एक इक्वेशन है, और यहाँ से भी आपका ID/C के इक्वल आ रहा है, लेकिन dV/dt तो यहाँ और यहाँ दोनों सेम ही होने चाहिए, तो अगर हम इक्वेट कर दें इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दें, तो यू कैन से ID/C फ्रॉम फर्स्ट एंड I/C दे आर इक्वल, दैट मीन्स ID इज इक्वल टू I। कंडक्शन करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल हो जाती है। Now let us look at the third part. थर्ड पार्ट पूछ रहा है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ B मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। अब ये क्वेश्चन है कि जो एक्सिस है, एक्सिस तो ये है, इनसे 3 सेंटीमीटर दूरी पर,
यानी ऊपर कहीं मिड में ऊपर अगर इसका रेडियस आपको गिवन है तो आर दिया है 6, तो 6 हो गया, पेरीफेरी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, लेकिन उससे 3 सेंटीमीटर नीचे या एक्सेस से 3 सेंटीमीटर ऊपर, यानी मिडवे, हाफ डिस्टेंस अबव द एक्सेस। सो पेरीफेरी से और एक्सेस से, सेंट्रल पॉइंट से 3 सेंटीमीटर अबव हमें निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का ऐसे मिलता जुलता एक सॉल्ड एग्जाम्पल था जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन उसी को हम फिर से फॉलो कर लेते हैं। एज वी नो, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल फॉर दी दिस क्लोज लूप विद द कंडक्टर कैपेसिटर आई प्लस आई डी टोटल करंट होना चाहिए, वो आपके म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगा, मल्टीपल टू म्यू नॉट टाइम्स। बट एज वी नो बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स हैं, इनके बीच में तो सिर्फ आई डी एग्जिस्ट करता है, आई सी तो नहीं करता, तो यानी कंडक्शन करंट नहीं होगी, तो दिस करंट विल बी जीरो, ओनली आई डी विल बी देयर एंड द इक्वेशन विल रिड्यूस एज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। सो इस तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो बिटवीन द प्लेट्स थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाला एंड पूरे क्लोज लूप का, यानी जो एक्सेस आपने लिया था उस एक्सेस से 3 सेंटीमीटर का एक पूरा एक डिस्क बन जाएगा उस रेडियस के लिए, यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस के लिए। ये हमने पहले भी किया था, लेकिन तब हमने चार्ज गिवन था सॉल्व एग्जाम्पल में, क्यू की वेरिएशन हमें गिवन थी। तो अब हमने इस सरकमफ्रेंस के लिए जो गिवन रेडियाई थी उसके लिए हमने वेरिएशन निकालना था, वो हमारा क्लोज लूप है। इस लूप के अक्रॉस कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, तो वो हमें निकालनी थी बी डॉट डी एल। तो डी एल क्या हो गया, दिस इज़ योर सरकमफ्रेंस ऑफ दैट गिवन लूप विच इज़ 2 पाई आर। एंड इस साइड में हम फ्लक्स को की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फ्लक्स को हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एज इट इज़ रखते हैं एंड लेट अस कॉल इट एज ई इंटू ए एरिया बाई डी ऑफ टी। बट वी नो कि एरिया किसके बराबर हो गया, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर आपने एंटायर लेंथ लेनी थी तो हमने 2 पाई आर लिया जब हमने लेंथ लेनी थी, बट जब हमें एरिया लेना है तो इसी सर्कल का लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इसको पाई आर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं। बिटवीन दी प्लेट्स कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसको हम अगर फर्दर चेंज कर दें तो ये आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए बन जाता है। सिग्मा को हम चार्ज अपॉन एरिया बोलते हैं। तो ये भी आ गया हमारे पास रिलेशनशिप। तो हम यहाँ सारे रिलेशनशिप्स को प्लेस कर देते हैं एंड लेट अस सी कि क्या वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। पर यहाँ ध्यान रखने वाला ये बात है कि अभी मैं खुद लगा था मुझे कि ए और ए कैंसिल हो जाएगा, नो, दिस इज़ द एरिया ऑफ बिग लूप। बिग लूप की जगह आप प्लेट्स एरिया भी बोल सकते हो। ये इस प्लेट का है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाली प्लेट पे वेरी कर रही है ना, जो भी चार्जिंग हो रही है वो इस प्लेट पे हो रही है, जो चार्ज आ रहा है इन प्लेट्स पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इन दीज 2 प्लेट्स वेरी कर रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है अराउंड दिस सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली इस लूप की, जो हमने रेडियस हमने उस लूप का लिया। जो हमने फ्लक्स चेंज लेना है यहाँ पर, जब एरिया यहाँ पे पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया में से निकल रही हैं, तो फ्लक्स इस लूप के अक्रॉस चेंज हो रहा है, तो भी हमने पाई आर स्क्वायर लेना है, स्मॉल आर वाला, मतलब ये स्मॉलर लूप वाला। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देख रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स, तब हमें प्लेट का एरिया लेना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी एंड एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्मॉलर रेडियस की बात हो रही है। एंड डी ई की जगह भी हम पुट करते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और अब ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर कह देते हैं हम इसे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर आपने प्लेट एरिया देना था, जो कि मैंने पाई आर कैपिटल स्क्वायर कर दिया। तो अब कैंसिल आउट कर दें, जो भी हमारा दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, 2 पाई आर इधर भी था, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट स्मॉल आर बाई 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हम बाहर निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी आपका कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर आपके पास बच जाता है डी क्यू बाई डी ऑफ टी, चार्ज बच गया। लेकिन डी क्यू बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं म्यू नॉट आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज करंट आई। ये तो तब है जब आपसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही हो, लेकिन अगर वो बात कर रहा है पीक वैल्यू, क्योंकि उसने बोला फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पलीट्यूड चाहिए तो बोथ साइड आप एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए। तो फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के लिए हमने बी नॉट कह दिया है, तो इसका मतलब बाकी तो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, ओनली द करंट विल बी हैविंग द पीक वैल्यू। और करंट की जब हम पीक वैल्यू निकालना होता है तो करंट का भी रिलेशनशिप होता है, दैट इज इक्वल टू
√2 IRMS, ये वैल्यूज़ होती हैं। तो नाउ दे हैव ऑलरेडी गिवन यू IRMS और हमें वो वैल्यूज़ ही पुट करनी है एंड देन यू कैन सॉल्व आउट। R/2 pi capital R square under the √2 I of RMS, that will be the peak value of the current, and after calculation सब सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद 1.6 × 10⁻⁻11 टेस्ला विल बी द आंसर। सो इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसके अंदर बहुत कम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन सिर्फ मेमोराइजेशन बेस्ड होते हैं जो CBSE में कवर होते हैं और वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मैंने ये न्यूमेरिकल जो आपके साथ डिस्कस किए ये भी आज तक नहीं पूछे गए हैं, कभी आया नहीं है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, लेकिन CBSE है, कुछ भी हो सकता है, वी शुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन। तो मगर और ये CBSE के तो मेन फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही है, तो इनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप इसके ज़रूर देख लें, NCERT में ही हैं गिवन, एक्सरसाइज क्वेश्चन में ही पीछे लास्ट में फ्यू क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ईजी हैं, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है और रटने वाला ही पार्ट है। मेन जो इसमें आता है क्वेश्चन वो आते हैं कि यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी स्पेक्ट्रम है, तो उस पर तो 2 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, तो वो आप ज़रूर प्रॉपरली लर्न करें, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ रेंज और यूजेस। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ऑप्टिक्स।